नमस्कार। हंसध्वनि प्रोडक्शंस में मैं डॉक्टर सुवर्णा वाड आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपको हृदय से नमन करती हूँ। सुर संवाद इस श्रृंखला की आज प्रस्तुत है चौथी कड़ी। आज के आमंत्रित कलाकार हैं डॉक्टर पूर्वी निमगांवकर। नमस्कार। पहली कड़ी में मेरे गुरु डॉक्टर शशिकांत तांबे जी से हमने मुलाकात की थी, जो कि इंदौर के सबसे वरिष्ठ शास्त्रीय गायक हैं। उन्होंने इंदौर को बहुत पहले से, स्वतंत्रता पूर्व से लेकर आज तक निरंतर विकास होते हुए देखा है, संगीत का विकास होते हुए। उसके पश्चात विदुषी कल्पना जोगरकर से आप मिले, जो कि टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं और जो आज देश विदेश में इंदौर का नाम रोशन कर रही हैं। तीसरी शोभा जी थी, शोभा चौधरी जी, जिनके कारण आज इंदौर का सांगीतिक माहौल में बहुत परिवर्तन आ गया है, ऐसा मेरा मानना है। आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो हैं डॉक्टर पूर्वी निमगांवकर। इनकी विशेषता कलाकार तो हैं, ये ही है ही, मगर इन्होंने ये महाविद्यालयीन शिक्षा में सहायक प्राध्यापक भी हैं। और चूंकि मैं स्वयं भी महाविद्यालयीन शिक्षा में पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं इन 5 इंटरव्यूज़ में से एक ऐसा भी लेना चाहती थी जो आज महाविद्यालयीन शिक्षा में व्यक्ति पढ़ा रहा है। तो डॉक्टर पूर्वी निमगांवकर ने बहुत सारे समारोहों में, जैसे आमिर खां समारोह इंदौर, कालिदास समारोह उज्जैन, तुलसी पर्व एवं मीरा समारोह भोपाल, बाबा अलाउद्दीन खां समारोह मैहर, तानसेन समारोह ग्वालियर, इसके अलावा मुंबई, पुणे, दिल्ली में भी बहुत प्रस्तुतियां दी हैं और ICCR भोपाल में भी इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है। काफ़ी पहले, मतलब 20 साल पहले करीब है ना पूरी? हाँ, 20 साल करीब पहले 2000 में मेरे ख्याल से आपने बताया कि सारेगामा में भी आप जी टीवी में आई। जी, अच्छा। और सम्मान इन्हें जो मिले हैं वो है निर्मला पाठक सम्मान, और संगीत क्षेत्र में योगदान के लिए रश एंटरटेनमेंट द्वारा विशेष सम्मान भी इन्हें मिला है। और भारत सरकार ने इन्हें कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में इनका नाम अनुमोदित किया है। ये बड़ा मेरे लिए कौतुकास्पद मुझे ये लगता है। अब मैं इनसे संवाद शुरू करती हूँ। तो आपको मैं बहुत बहुत आपको नमन करती हूँ। थैंक यू सो मच। और ये संवाद मेरी तरफ से भी आपको नमन। शुरू करती हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मैंने ऐसे 5 लोगों को चुना जिन्होंने घरानेदार व्यक्तियों से अपनी शिक्षा ग्रहण की है या कर रहे हैं। उसमें से पूर्वी एक हैं, और आप अभी जयपुर अतरौली घराने की विदुषी डॉक्टर अश्विनी भिड़े जी से अपनी संगीत की शिक्षा ले रही हैं। तो मैं हमेशा अपने संवाद में गुरुओं से प्रारंभ करती हूँ। तो मुझे ये पता है कि इंदौर की ही है ये, और इनका जन्म भी एक गाने वाले लोगों के घराने में ही हुआ है। इनके पिता श्री सुधाकर दीक्षित जी, इनकी माता जी राजेश्वरी दीक्षित जी, सब ग्वालियर घराने के गायक हैं। और इनके पिताजी ने तो आपने मुझे एक बार बताया था कि आमिर खां साहब से भी थोड़ा सा लिया है। तो इनके संस्कारों में इंदौर घराना भी है, ग्वालियर घराना भी है, और आज वर्तमान में जयपुर अतरौली घराना ये इनके अब संगीत में धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। तो हम ऐसे शुरू करते हैं आपकी संगीत शिक्षा। अपने को बहुत सारी बातें करना है, इसलिए संक्षेप में लेकिन करेक्ट बताना चाहिए। तो बचपन में तो आपने अपनी माताजी से और पिताजी से सीखा होगा। जी बिल्कुल। तो ग्वालियर ये हुआ कि चूँकि जन्म ही सांगीतिक परिवार में होने की वजह से माहौल पूरा संगीत ही घर में चलता रहता था और कानों पर पड़ता रहता था। तो कहना चाहिए कि तालीम जो थी वो मेरे उम्र के साथ साथ संगीत भी बढ़ता चला गया मेरे साथ। घर में जिस तरह कहते हैं अपन अपनी उम्र बढ़ती है किसी बच्चे की, उसी तरह मेरे संगीत की उम्र धीरे धीरे इस तरह से बढ़ी। बंदिशें हंसते खेलते याद होती चली गई, क्योंकि मदर फादर साथ बैठ कर के रियाज करते थे। जैसे मेरे मदर के गुरु मेरे पिता स्वर्गीय सुधाकर दीक्षित जी,
तो वो जब भी माता जी को तालीम देते थे तो आते जाते हम देखते रहते थे क्या हो रहा है, क्या घर में वातावरण है। तो मुखड़ा बार बार वही वही सुनाई होने की वजह से वो कान में पड़ता चला गया। तो ये संगीत की सच्चाई वहाँ से मेरी शुरू हो गई। तो ग्वालियर घराना से इस तरह से मैं मिट्टी जुड़ गई मेरे संगीत की। बाद में आपका मतलब शिक्षण बाद संगीत का में जब हमारा जो स्कूली शिक्षण था उसमें भी हम सांस्कृतिक जितने भी गतिविधियां होती थी उसमें अलर्ट रहा करते थे, क्योंकि हमारे जितने भी स्कूल के जो गुरु लोग थे, प्राचार्य लोग थे, अध्यापक जो भी थे, वो हमें निरंतर गाने के लिए प्रोत्साहित करते थे और मंच पर खड़ा कर देते थे कि अब आपके सामने खुद भी एक गाना सुनाएंगे। तो इस तरीके से मंच पर खड़े होने की एक आदत सी स्कूली शिक्षा से धीरे धीरे शुरू हो फिर गई। महाविद्यालय में भी आपने महाविद्यालय में भी जैसे आप मेरे गुरु हैं महाविद्यालय, तो बीए फर्स्ट ईयर से लेकर के मेरा जितना जो मास्टर्स तक का स्टडी रहा, एक बहुत ही जिसको कहना चाहिए बहुत स्वर्णिम युग कह सकते हैं हमारे महाविद्यालय का वो। जिस वक्त सुमन दांडीकर मैडम थी जो HOD रही, और कविश्वर सर थे, आप थे, और छापेकर मैडम थी, वागीश्री जोशी मैडम थी। तो इतने दिग्गज कलाकारों और इतने बड़े दिग्गज गुरुओं के साथ, प्राध्यापकों के साथ हमें महाविद्यालयीन शिक्षा का भी एक अवसर वहाँ मिला। और हर साल हम ये प्रयास करते थे कि किस तरह से प्रत्येक वर्ष हम महाविद्यालय का नाम रोशन करें और उसे गौरवान्वित करें। तो ये युवा उत्सव के थ्रू हम बहुत अपनी गतिविधियों में एक्टिव रहे और निरंतर रोज आप लोगों की तालीम हमें महाविद्यालय में मिली। तो जिसको कहना चाहिए कि तालीम सभ्यता से मिलना, वो महाविद्यालय से मैंने लिया होगा। मुझे आज भी याद है कि आपने मुझे पहला राग शुद्ध कल्याण सिखाया था, एक घरी पल जिया मानत नाही बोरा, ये बंदिश आपने मुझे सिखाई थी। तो ये पहली बार पता लगा कि बड़े सिंसियरली सामने बैठते हैं और जब अपने गुरु हम अपने को सिखाते हैं तो उसको बहुत सिंसियरली हमें सुनना है और फिर उसको गाना बढ़ाना है। तो ये तो महाविद्यालय तक आ गए। अश्विनी जी से आपने कैसे, क्या, कब, इसमें बड़ी मुझे उत्सुकता है जी। हम लोग तो सब आपको पढ़ा ही चुके हैं लेकिन अश्विनी जी से आपने कब से सीखना शुरू किया? अश्विनी जी से ये कहना चाहिए कि जुलाई का ही महीना था। अच्छा। मतलब और श्रावण महोत्सव के लिए वो आने वाली थी, सन 2010 अगस्त का दिन था। अच्छा। और वो यहाँ उज्जैन में गाने आने वाली थी। तब मेरे बड़े भाई श्री हितेंद्र दीक्षित जी ने मुझे बहुत प्रेरित किया और रियाज का जुनून तो था ही, तो रियाज करते रहते थे निरंतर। वो कहते रहते थे कि अगर तुमको जयपुर शैली बहुत पसंद आ रही है या तुम उसमें बहुत ज़्यादा तुम्हारा प्रभाव पड़ रहा है कि वो मैं अडॉप्ट करूँ, तो तुम अमिताई आएंगी तो उनसे मिल सकती है। तो उन्होंने सहज रूप से आपको हाँ बोला? तो हम गए वहाँ, मतलब हमने कोशिश किया जा करके। तो जी बिल्कुल कहना चाहिए बहुत बड़ा दिल उनका कि उन्होंने मिलने से तो हमें समय दिया था कि मिलने आएंगे। तो हम मिलने पहुँचे। मिलने पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा आप संगीत ऑलरेडी सीख रही हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा था ग्वालियर घराने का संगीत हमारे घर में हमेशा से रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब ग्वालियर घराने एक घराने से आप ऑलरेडी गा रही हैं तो आप जयपुर की तरफ आपका रुझान कैसे क्या है? और बोले आपको दोनों शैलियों को आत्मसात करना थोड़ा सा कठिन होगा। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि ताई इच्छा तो बहुत है कि जयपुर शैली भी मैं सीखूं आपसे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तो कुछ सुनाइए। तो सुबह का वक्त था तो हमने उनको मियाँ की तोड़ी थोड़ा सा सुनाया। तो हमारे षडज लगाने के अंदाज से वो समझ गई थी कि आमिर खान साहब से आपके घर से कोई व्यक्ति ज़रूर है जो सीखे होंगे। अच्छा। मतलब जिसको कहते हैं हम खाना बनाते हुए समय कहते हैं कि एक चावल पका हुआ हो तो एक जो गृहिणी होती है वो समझ जाती है कि हाँ ये पक चुका है। इसी तरह उन्होंने हमारे षडज लगाने के अंदाज से समझ लिया कि आमिर खान साहब की शैली आपके गाने में झलकती है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनसे कहा कि हाँ मेरे पिता जो है आमिर खान साहब से सीखते रहे। तो उन्हें ऐसा लगा कि चूंकि घरानेदार एक बच्ची आई है अपने पास कोई रिक्वेस्ट लेकर के, तो मैं इसको मैं नाखुश नहीं करूँगी। उन्होंने मुझे साल भर का समय दिया था। उन्होंने कहा कि चूंकि आकार की गायन शैली जयपुर की बहुत मानी जाती है और स्वर लगाने का अंदाज जो है तो साल भर मैं देती हूँ, और उस साल भर में अगर तुम मेरी शैली में थोड़ा ढल पाओगी तो मैं तुम्हें कुछ थोड़ा बता सकूँगी।
तो साल भर में आपने उनको करके बता दिया? बिल्कुल, भगवान का आशीर्वाद रहा मेरे साथ, आप सबके आशीर्वाद रहे, जिसकी वजह से मैं उनका मन जीत पाई। तो उन्होंने ये मुझे एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, आप आकर के उन्होंने सीखें। आपको रियाज की कुछ विशेष बातें बताई क्या कि नहीं। ऐसा रियाज करो, ऐसा करो? रियाज करने की बातें तो नहीं बताई, क्योंकि एडवांस जिसको कहना चाहिए एडवांस तालीम जो होती है वो बेसिक तालीम के अंतर्गत नहीं आती। वो मुझे उस एक प्लेटफॉर्म पर आकलन करती रही हैं कि आप ऑलरेडी सीख रहे हैं मदर फादर के साथ, तो मुझे आपकी स्टाइल को चेंज नहीं करना है गाने की। तो आपको वो लेकिन एग्जैक्टली क्या सिखाती हैं? वो बंदिशों को किस तरीके से बरतते हैं, राग की कहन कैसे होना चाहिए, राग के लिए प्रति आपका दृष्टिकोण, आपका सोच। अच्छा, ये आपको ज़्यादा ये सिखाया। उन्होंने बहुत गाते अच्छा, समय फिर जयपुर बहुत अतरोली घराने की जो लयकारी हाँ, का जो पार्ट है अंदाज वो आपको उन्होंने सिखाया? हाँ, लयकारी मेरा एक बहुत विशेष मेरे अंदर एक वो हमेशा जिज्ञासा रही कि मैं इस पर काम ज़्यादा करूँ, क्योंकि ताल से बहुत प्रभावित रही हूँ मैं। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि चूंकि मेरे ब्रदर हितेंद्र दीक्षित जी अल्लाह का खास आपके शागिर्द रहे हैं, हाँ। तो उनके साथ लहरा संगति इतने करती रही हूँ मैं। अच्छा, तो जिसको कहते हैं कि ताल के साथ और लय के साथ, मात्रा के साथ खेलने का बहुत आदत थी। अच्छा, बहुत उम्र छोटी थी, लेकिन हम दोनों भाई बहन जो है हाँ। वो तबला और हारमोनियम की जो एक जुगलबंदी जिसको कहना चाहिए वो साथ साथ चलती रहती थी। तो अच्छा। ऐसे ही मुझे उसमें खेलना अच्छा लगा। तो अभी आप कॉलेज में पढ़ा रही हैं, जी। है ना? तो अभी आप कैसे मैनेज कर लेती हैं सारा घर और फिर कॉलेज और फिर उनके पास जाना? बिल्कुल, मैं थोड़ा सा पहले से जो कि प्रस्तावित होता है कि वो किस वक्त हमें शेड्यूल करेंगे पढ़ाने के लिए, हाँ। क्योंकि वो भी अति व्यस्त रहती बहुत हैं, व्यस्त बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हैं। तो और अब घराने की चूँकि वो वरिष्ठ है, तो उनके लिए उनका सारा शेड्यूल हम प्लान कर लेते हैं किस तरीके से वो जिस समय उपलब्ध रहें। तो एक साधारण 2-3 महीने में एक बार हो जाता है? हाँ, मतलब कई बार 6 महीना भी बीत जाता है। अच्छा। लेकिन हम उनसे जो मुलाकात करके आते हैं उन 4 दिनों में हम चाहते हैं या हम ये इच्छा रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद उनसे लेकर के आए। लगातार आप सीखते हैं जितने उनसे? बिल्कुल, मतलब उनको तो भगवान के वरद हस्त है कि वो 4 घंटे भी एक बैठक में बैठ वाह। करके और तो उनसे आप सिर्फ ख्याल गायन सीखती हैं? जी, ख्याल गायन, राग उपशास्त्रीय भी, शास्त्रीय शैली, सीखती हैं? बिल्कुल, अच्छा, शास्त्रीय अच्छा। शैली। और उनका ये भी मुझे बहुत अंदाज अच्छा रहा कि हमेशा से एक अनुभव रहा मेरा उनके साथ कि एक वलसाड़ में बहुत अच्छी वर्कशॉप उन्होंने कंडक्ट की थी, अच्छा। जो ठुमरी और दादरा के ऊपर थी। अच्छा, तो उसमें जो कि बारिश का ही मौसम था और जुलाई का महीना था, गुरु पूर्णिमा बीत चुकी थी, 1-2 दिन हो चुके थे और हम लोग वलसाड़ में जब मिले तो वहाँ तकरीबन खमाज, देस और काफी, इन 3 ही रागों का रंग 4 दिन तक हमने बहुत एंजॉय किया। अच्छा। इसके बाद अब मैं थोड़ा सा अपना ट्रैक चेंज कर रही हूँ जी। प्रश्नों का। जी। मैं महाविद्यालयीन शिक्षा पे आती हूँ। जी। बाकी पूरे इंदौर की महाविद्यालयीन शिक्षा में संगीत की स्थिति पर आप कुछ मतलब आपके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति किसी विषय में प्राध्यापक जब होता है तो निश्चित ही वो उस विषय पर थोड़ा सा सिद्धहस्त होता है, उसके बिना वो प्राध्यापक के पद पर नहीं आता। लेकिन आज के युवा जो है वो हमारे संगीत को किस तरह से ले रहे हैं और उसका उन पर क्या प्रभाव हो रहा है या उसका फीडबैक हमें लेने के लिए वो अक्सर जो बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं वो तो जाते ही हैं महाविद्यालय में सीखने के लिए। संगीत महाविद्यालयों की जो कि पाठ्यक्रम की एक बाध्यता होने की वजह से और एक टाइम टारगेटेड स्टडी होने की वजह से हमें निरंतर सेमेस्टर पद्धति से पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ। और 6-6 महीना में चूँकि परीक्षा कंडक्ट होती है प्रति वर्ष, तो राग ज़्यादा होने की वजह से आज तो ये कहा जाता है अगर हम गायकी की बात करें तो कि एक राग जो है वो साल भर की तालीम हुआ करती है, ऐसा प्राचीन ज़माने से हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज के युवा के लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि इतने समय इतने राग हमको करने हैं, उन रागों की जानकारी लेनी है, उनको गाना सीखना है, किस तरह से गाना है, बंदिशें कैसे गाना है, ये सब। तो थोड़ा सा मुझे लगता है ओवरलोड पाठ्यक्रम का उन पर ज़्यादा होने की वजह से वो अपने मानसिक सोच को बहुत ज़्यादा डेवलप एकदम नहीं कर पाते हैं। इंदौर में वैसे कितने महाविद्यालयों में हैं? महाविद्यालय
मतलब हमारे समय तो 2 महाविद्यालय दो ही हुआ करते थे, आज भी तकरीबन 3 ही है। एक तो न्यू जीडीसी में संगीत है, हाँ। एक ओल्ड जीडीसी में हाँ। है, और एक लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय जो नहीं, आज वो नहीं, वो मैं नहीं कह रही। हाँ। अपने इंदौर इंदौर में तो मात्र 2 ही है, तो कम है ना ये? बिल्कुल कम है। और मुझे इस बात का थोड़ा सा दुख होता है, ये खटकता है कि चूंकि हमारे यहाँ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, हाँ। इतनी बड़ी A++ ग्रेड उसको मिली है, लेकिन उस विश्वविद्यालय में अगर संगीत की विभाग और जुड़ जाए, संगीत विभाग नहीं है, पहले से ही नहीं, ये नहीं है। और हम जब पढ़ते थे उस वक्त से हम इंतजार ही करते रह गए कि विश्वविद्यालय में संगीत खुलेगा। अभी भी आज तक भी इस पर कोई पहल नहीं हुई है। तो मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार से ये विनंती करना चाहती हूँ, हम दोनों ही करना चाहते हैं कि संगीत को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एक म्यूजिक डिपार्टमेंट खुल जाना चाहिए। जी बिल्कुल जरूरी है। बस अब इसके आगे का प्रश्न दूसरा है आपका कि आपने एक पुस्तक लिखी जी, क्या नाम है उसका बताइए? उसका नाम है स्वरार्पण। अच्छा, उसमें क्या किया? आपकी सारी स्वरचित बंदिशें हैं, मतलब उन सुरों को मैंने गुरु चरणों में समर्पित किया है। वो निकली थी 12 अगस्त 2017 में। अच्छा, और इसका विमोचन भी अश्विनी ताई ने Very ही, good. उनके ही वरद हस्तों से हुआ। उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया कि अच्छा। आप अब चूंकि बंदिशों का बहुत संकलन आपका हो चुका है, तो वो पांडुलिपियां मैंने उनको दिखाई, मेरी मैन्युस्क्रिप्ट जो भी मैंने अच्छा, बनाई उन्होंने थी। उनको पूरा चेक किया? जी बिल्कुल, एक एक बंदिश मेरे से सुनी। मतलब ये कह सकते हैं कि उनसे मिलने का जरिया थी मेरी बंदिश। अच्छा, तो तराने भी है उसमें? मैंने सुना आप तराने गाती हैं? 17 तराने हैं। वेरी गुड। और अलग अलग रागों और अलग अलग तालों में है, अच्छा, अलग अलग अंदाजों में है। अरे वाह, जिसमें तो अभी अपना ये संवाद पूरा होने के बाद सुनाएंगे ना एक आध? जी बिल्कुल कोशिश की। अच्छा, तो ये रहा कि उनसे मिलने का एक जरिया था बंदिश। और प्रत्येक जब भी हमारी उनसे मुलाकात होती थी तो उन्हें भी बड़ी उत्सुकता होती थी कि आज तुम क्या नया सुनाओगी। अच्छा, क्योंकि नया सृजन बहुत कम लोग कर पाते हैं, रचना जिसको कहना चाहिए। और वाद्यकार बनने का जो सपना मेरा जो था वो अश्विनी ताई की वजह से पूरा हुआ है, ये कह सकते हैं। पूर्वी आप इंदौर के बहुत प्रसिद्ध अभिनव कला समाज संस्था है, उसकी भी आप उपाध्यक्ष हैं? जी बिल्कुल। वहाँ पे आप क्या काम करती है बताइए? हम निरंतर हमारी वहाँ बैठकें होती हैं। अच्छा, उन बैठकों में हम ये डिसाइड करते हैं कि चूंकि वो कला समाज होने की वजह से अलग अलग कलाओं की वहाँ पर किस तरीके से हम उन कलाओं को संवर्धन करें, उनको और प्रचार प्रसार उनका हो। अच्छा, म्यूजिक के अलावा भी? म्यूजिक के अलावा भी। जैसे आप देखिए बहुत सी ऐसी कलाएं हैं कि जैसे हस्तशिल्प है या एम्ब्रॉयडरी या ऐसे कुछ, तो वर्कशॉप्स हम लोग वहाँ पर कंडक्ट करने का प्रयास करते हैं 2-3 दिन, ताकि और कई बार तो निःशुल्क भी हम शिविर लगाते हैं। अच्छा, जिसकी वजह से बच्चों को उसका लाभ मिल सके। हाँ, तो ये भी निरंतर अच्छा, हम लोग करते रहते हैं। और संगीत की बैठकें भी हम लोग वहाँ होती ही हैं। अच्छा, अब अपन आपके इस पे आते हैं पीएचडी वर्क पे। जी, हाँ, विषय बताइए आपके पीएचडी का। मेरा विषय था पंडित गणपतराव गवई द्वारा संकलित बंदिशों का समीक्षात्मक। ये गणपतराव गवई मतलब? ये गणपतराव गवई एक्चुअली गवई उनको पदवी मिली, वो पंडित गणपत शास्त्री थे। अच्छा, तो ग्वालियर घराने के वो गायक हुए हैं। और उन्होंने अपने समय में, मतलब तकरीबन आज से 90 साल पुरानी बात होगी है, उन्होंने अपने हाथों से हस्तलिखित मतलब पांडुलिपियाँ उनकी बनी, वो शाही से लिखी हुई कॉपियाँ थी उनके, तकरीबन 3 भाग थे उसके। अच्छा, और वो 300 बंदिशें हैं अरे वाह, तकरीबन। वो बंदिशें उन्होंने लिखी। और हो सकता है कि उस वक्त कोई ऐसा साधन ना रहा हो जिसकी वजह से वो बहुत उजागर होकर के आगे नहीं आ पाई या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय तक पहुंच नहीं पाई। लेकिन उस व्यक्ति को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिसने उनको व्यवस्थित रख करके और विक्रम यूनिवर्सिटी के सिंधिया मेमोरियल इंस्टीट्यूट में सबमिट किया, वहाँ जमा किया एक एसेट की तरह। और वो वहाँ पर मुझे शोध कार्य के लिए उपलब्ध रही। अच्छा, तो उस पर पद्मश्री डॉक्टर पुरदाजी जो मेरे गुरु रहे, हाँ, वो भी प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ कि डॉक्टर पुरुदादीश इंदौर का बहुत बड़ा नाम है, पद्मश्री मिली है उनको, तो नृत्यकार हैं जी, बड़े, तो उनके साथ भी आपने काम किया ना? जी, क्या काम किया? मेरा उनके साथ मतलब ये कहना चाहिए कि फर्स्ट ईयर में जब मैं थे, बीए फर्स्ट ईयर में,
उसके पहले से जब बल्कि 12वीं पास हो जाने के बाद ही चूंकि गुरुजी लखनऊ से यहाँ पर आ गए थे इंदौर, तो उन्होंने यहाँ पर अपने कथक नटवरी अकेडमी जो थी हाँ। वो यहाँ ओपन की थी और वो सारे स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने शुरू की थी। मैं उनसे जाकर के जब मिली तब उन्होंने मेरा गाना सुना और मुझे बहुत प्रेरित किया कि आप अच्छा गाते हैं, आपके गाने में भाव है, तो आप मेरे ख्याल से आपका डांस भी था ना जी कॉलेज जी में? जी बिल्कुल हाँ। था। अब याद आया मुझे। बिल्कुल, और मुझे याद मतलब बातों से बातें होती जा रही हैं और प्रसंग निकलते जा रहे हैं, तो उन्होंने जब मेरा गाना सुना हाँ। तो वो उन्होंने कहा कि आपके गाने में भाव अच्छे हैं, हाँ। लेकिन क्या कभी आपने किसी नृत्य के साथ संगत की है? हाँ। तो मैंने गुरुजी से कहा कि एक तो उम्र बहुत कम थी, तो कोई अनुभव नहीं था किसी बात का। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो आप ऐसा करो बेटा कि आप हमसे जुड़ जाओ और यहाँ आकर के और सीखा कीजिए कि नृत्य के साथ किस तरह से गाना है। तब फिर जब गुरुजी रियाज करते थे तब हम साथ उनके बैठा करते तो थे। आपके परिचय में शायद ऐसा है कि आपने स्वयं कंपोज किए हुए कुछ गीत हैं जो उनके साथ आपने दिल्ली में गाए हैं? जी बिल्कुल गाए हैं, जी बिल्कुल। हाँ। हमने राष्ट्रपति भवन में मतलब राष्ट्रपति जी के सामने हमने भक्ति नर्तन का एक कार्यक्रम किया था। अच्छा, अरे वो वाह। हमें 1992 में इनवाइट किया गया था दिल्ली अच्छा में। अच्छा अच्छा। उसी वक्त ये बातें जब आप पूछ रहे हैं कि मैं कथक नृत्य करती हाँ। थी क्या, तो गुरुजी से प्रेरित होकर के ही मैंने महाविद्यालय शिक्षा में नृत्य भी ले लिया नृत्य था। भी लिया। तो इस तरह से गायन और नृत्य दोनों से मैं जुड़ी रही। और चूंकि नृत्य करते करते और चूंकि नृत्य करते करते गाना, तो गाना और एक्सप्रेशंस उस बीच का जो माध्यम था ना, वो कंटेंट जो था कि अगर मैं गा रही हूँ और मैं ये शारीरिक जो अंग प्रत्यंग से उसको एक्सप्रेस कर रही हूँ तो मज़ा आ रहा है मुझे। तो धीरे धीरे फिर मैं नृत्य कला के साथ जुड़ती चली गई और फिर उसके संगत मैंने तकरीबन 25 से 30 साल गुरुजी के साथ संगत किया और ऑल ओवर इंडिया हम लोग सब जगह गए हैं, परफॉर्म कर रहे हैं गुरुजी के साथ। और मैं अब आपको ये भी शुभकामना देती हूँ कि आप अपना जो रिसर्च वर्क है उसकी भी एक पुस्तक निकालिए। जी जरूर, मेरी ताकि बिल्कुल वो लोगों को उसके प्रस्तावित सामने मेरा प्रस्ताव है ना, वो प्रोजेक्ट होना चाहिए। क्योंकि शोध कार्य तो देखिए मतलब व्यक्ति तो अचीव कर ही लेता है शोध करके कुछ, कि मैंने कुछ खोजने का प्रयास किया, लेकिन उसका हमें समाज में जो कंट्रीब्यूशन देना होता है वो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि शोध सिर्फ स्वयं के लिए नहीं होता, वो शोध सिद्ध ही तभी होता है जब उसका जनरलाइजेशन होता है, उसका सामान्यकरण करते हैं हम। तो मैंने जितनी हमारी बंदिशें हैं उन सब का एक ऐसा कार्यक्रम मतलब प्रस्तावित किया है कि वो आगे जाकर के पुस्तकों के माध्यम से महाविद्यालय विद्यार्थियों को मिलेगा। आप महाविद्यालय में भी पढ़ा रही हैं जी, आप कलाकार भी हैं और आप घर पे भी बच्चे आते हैं आपके यहाँ जी, सीखने? बिल्कुल कितने आते हैं? तो तकरीबन 10 से 12 बच्चे। जी बिल्कुल। तो उनको आप परीक्षाएं वगैरह दिलवाती हैं कि केवल संगीत? सब तरह के विद्यार्थी आ रहे हैं। हाँ। मतलब मैं आज के युवा को इस तरीके से जज कर पा रही हूँ कि कुछ ऐसे हैं कि जिनको बिना किसी बंधन के संगीत सीखना है, कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जिनको डिग्री से बड़ा प्यार है, वो कहते हैं कि नहीं मैडम हमको डिग्री लेना है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि ठीक है बेटा, फिर आप किसी के मुंबई मंडल से या प्रयाग संगीत समिति या खैरागढ़ कहीं से भी हम डिग्री ले सकते हैं। तो मैं उनको वैसा ट्रीट करती हूँ, लेकिन एक जनरल क्लास जरूर रखती हूँ जिसमें सारे बच्चे इकट्ठे बैठते हैं। अच्छा। और संगीत को मैं उनको समझाने का प्रयास इस तरीके से करती हूँ कि वो एक सिर्फ विषय नहीं है, वो मतलब ईश्वर की आराधना है और भगवान ने दी हुई चीज़ें, नेचर है वो। तो उसको हमें हमारी आज की जितनी भी इतनी व्यस्ततम जिंदगी में हमें उसको हीलिंग अप के तरीके से लेना है। ये मैं उनको प्रेरित करती हूँ हमेशा। बढ़िया जी, चलिए, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ कि Thank you आप so बहुत much. आगे आगे बढ़ती जाएं जी, बिल्कुल। और एक अच्छी कलाकार तो अभी हैं ही आप और अच्छा प्रगति करती आपके रहें। आशीर्वाद है ना? बस अब हमारा यहाँ पे संवाद का ये भाग खत्म होता है, समाप्त होता है। इसके पश्चात हम सुरों की तरफ बढ़ेंगे। जी, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और बाकी आपकी इच्छा, आप जो भी सुनाना चाहें सुनाइए, लेकिन मतलब आपके गुरु ने सिखाई हुई या आपके रिसर्च वर्क में आई हुई जी, ऐसे आप बताइए कि आप क्या गा रही हैं और फिर अपना जी, प्रस्तुत करें। जी, है ना? जी, जी। क्या सुनाएंगे आप सबसे पहले? मैं आपको अश्विनी दाई से जो मेरी तालीम हुई, हाँ। एक बड़ा प्रचलित राग है, अच्छा। बैरागी तोड़ी, जिसमें बैरागी राग और तोड़ी का मिश्रण है।
और ये रविशंकर जी ने बनाया हुआ राग, ऐसा वो उन्होंने आपको सिखाया? मैं तालीम दिया था। शुरू किया। तो इसकी बंदिश है जपताल की। अच्छे, हाँ। धरले ध्यान रे मधुबा। जो तो है दिखा ज्ञान वाह, बहुत बढ़िया।
इसी के साथ जुड़ी हुई एक ताल की वृत्त, एक ताल की बंदिश है। जाऊ तो प्रेमाली हारी लगनला ये तुम्ही सो लगनला लगनला लगनला। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब क्या इसके आगे? आपने कहा था, जैसे आपका निवेदन था, रिसर्च जो मैंने किया है तो उसका एक बड़ा रोचक और मेरे लिए बहुत ही आशीर्वाद स्वरूप एक प्रसंग जो है वो बताना चाहती हूँ कि गणपतराव गवई जी ने सुरमन्नार में एक बंदिश अपने मनुस्क्रिप्ट में कही है, उमड़ घुमड़ घन बरस बूंदरी। और ये बंदिश ही मेरे दादाजी जो 1940s में बहुत बड़े गायक हुए हैं, उनके द्वारा मेरे फादर से मिली। मेरे फादर ने मेरे मदर को तालीम के रूप में दी और वो घूमते हुए मेरे पास तालीम के रूप में आई है। और जब मैं शोध कार्य करती हुई जब आगे बढ़ती रही, यही बंदिश गणपतराव गवई जी ने भी उल्लेखित की है। अच्छा, तो समकालीन चूंकि मेरे दादाजी और वो कह सकते हैं अपन या दादाजी उनके बाद हुए, नहीं 3 ताल की बंदिश है। वो मैं आपको जरूर सुनाती हूँ। उसमें बड़ी कैची बंदिश है जिसको कहना चाहिए। चलत पूरब सन न न न न न न धर धर कापे मन हाल रे, झिंगरवा बोल झलन झलन झल झल, उमड़ घुमड़ गल बरस बूंदरी। शब्दों की कितनी खूबसूरत इसमें लय पाठ देखिए। उमड़ घुमड़ गल बरस बूंदरी, उमड़ घुमड़ चमक चमक चमके जो गनवा, चमक चमक चमके जो गनवा, दमक दमक दमके दामिनिया, मन भावन घर लागल आयो, दृगतान मार दृगथी आयो, दिदकिटदा दिदकिटदा, उमड़ घुमड़ गल बरस बूंदरी, बरस बूंदरी, बरस बूंदरी। वाह, बहुत जल्दी, बहुत खूबसूरत। तो ये मुझे बहुत पसंद आई बंदिश, और इसको मतलब मंच पर गाना एक बहुत बड़ा गौरव का पल होगा। इतनी पुरानी ट्रेजर है हमारे बंदिश में। और अंत में अब मैं
द्वारा रचित हाँ। एक स्वरार्पण का ही अच्छा अच्छा एक खमाज, मिश्र खमाज में एक दादरा है, वो सुनाते हैं आपको। कदम्बुआ झूलन लागे, कदम्बुआ झूलन लागे, ऋतु सावन के, ऋतु सावन के गिर आए रे, कदम्बुआ झूलन लागे, झूलन लागे, झूलन लागे, झूलन लागे, झूलन लागे। सज धज आए, सज धज आए, सखिया मेलन जाए, कदम्बुआ झूलन लागी, ऋतु सावन के गिर आए, कदम्बुआ झूलन लागे, झूलन लागे, झूलन लागे। बहुत अच्छी थैंक यू सो मच। मैडम, एक मेरे दिल की बात आज आपके सामने जाहिर करना चाहती हूँ। मेरी जो भी संगीत सेवा मेरे से थोड़ी बन पाई है, वो मैं आपको आज उपहार के रूप में देना चाहती हूँ। जरूर जरूर ये मेरी छोटी सी, अच्छा, ये आपकी संगीत किताब सेवा, है? ये मेरी किताब है स्वरार्पण। ये मैं आपके लिए, आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। आपका सदैव ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे, मेरे संगीत में निरंतर प्रगति होती रहे, ऐसे ही आशीर्वाद आप मुझे। इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो हाँ। मच। मैं भी कोशिश करूंगी इसका कुछ गाने की। जी मेरे लिए प्लेजर है मैम। अच्छा, बस अब वैसे अपना टाइम हो रहा है, इसलिए तराना सुनना भी चाह रही थी मैं, पर अब जी। अपना समय हो रहा है। जी बिल्कुल। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कि आपसे, आप समय बहुत व्यस्त हैं, आप मुझे पता है, परीक्षा भी चल रही है, कॉलेज भी चल रहा है, लेकिन समय निकाल के आपने मुझे स्वीकृति दी, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत मेरा प्लेजर है मैडम, आपने याद किया। थैंक यू सो मच। नमस्कार।